हेलो एवरीवन, फाइनली सुबह सुबह हमारे पास एग्ज़ाम का पेपर आ चुका है जिसमें हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 1 से लेकर 100 तक का हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके हिंदी के एग्ज़ाम पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 21 खंडों में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। उसके बाद में कहता है कि बुद्ध, कबीर एवं ज्योतिबा फुले किसके चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। उसके बाद में कहता है काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। यह किसने कहा था दोस्तों? तो आपके पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग यह कथन सोफर कहता है कि काम तो कासू बाबा का ही मालूम पड़ता है। उसके बाद में कहता है कि किसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का राइट आंसर जाएगा गिरधर के साथ, और गिरधर का ही बेटा है मदन। और यहाँ पे एक और चीज़ क्वेश्चन को याद रखिएगा कि मदन कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे दोस्तों? तो 2 दांत तोड़ डाले थे। उसके बाद में कहता है कि मदन पड़ोसियों की आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, गुल्ली डंडा खेल रहा था। उसके बाद में कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि मैक्स मुलर का जो जन्म है वो 6 दिसंबर 1823 में होता है। एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि जितने भी आपके पाठ्य पुस्तक में लेखक राइटर के नाम हैं उस सभी को हर हाल में याद कर लीजिए, क्योंकि कम से कम वहाँ से 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से पाठ के रचनाकार कौन से हैं। उसके बाद में कहता है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मैक्स मुलर ने कराया था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो विल्हेम मुलर था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावते और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बौद्ध धर्म को। उसके बाद में कहता है कि दैवत विज्ञान का क्या अर्थ होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि दैवत विज्ञान का मतलब ही होता है देव का विज्ञान, अर्थात देवताओं के विज्ञान को दैवत विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, देव विज्ञान। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, कहता है कि चारु चंद्रलेख किनकी रचना है। यहाँ पे क्वेश्चन 10 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है चारु चंद्रलेख। उसके बाद में कहता है कि गौंड देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 का राइट आंसर जाएगा सी के साथ, यानी बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे गौंड देश के लोग। उसके बाद में है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह किसने पूछता है। आप सभी को मालूम होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। उसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह जो प्रश्न है लेखक के सामने उनके ही पुत्री के माध्यम से, उनकी ही छोटी लड़की के माध्यम से प्रकट होता है। और लेखक भी यह कथन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सच में नाखून को बार बार काटने के बावजूद भी इस प्रकार से क्यों बढ़ा करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बल्कि नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। उसके बाद में कहता है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। उसके बाद में कहता है कि नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। उसके बाद में कहता है कि कोनन के शिलाहार मान्यखेट में राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में मिलते हैं। तो ये हालांकि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये नागरी लिपि से लिया गया है, और इस लिपि में बताया गया है कि नंदी नागरी लिपि में लिखा गया है। उसके बाद में कहता है कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पे कौन बैठ गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, कृष्ण प्रथम बैठ गया था। उसके बाद में कहता है किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ करता था। तो यदि आप बहादुर चैप्टर को बढ़िया तरीके से अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि बहादुर के गले में
स्काउट की तरह एक रुमाल बंधा हुआ करता था और इसके पिता हैजे बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और ये अपने सौतेले माँ का हमेशा प्रताड़ना मारधाड़ का शिकार हुआ करता था। तो यहाँ पे अंततः इस पे 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगने के कारण बहादुर लेखक का घर एक दिन छोड़ देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ बहादुर। उसके बाद में कहता है कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ सुखजीवी नामक उपन्यास के लेखक अमरकांत जी हैं। उसके बाद में अगला सवाल कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है कि बहादुर का जो बाप है वो कहाँ पे मारा गया था। आप सभी को बता दें कि बहादुर का माँ दोस्तों पिता जो है ये युद्ध में मारा जाता है। इसके बाद में कहता है हिदायत का क्या अर्थ होता है। देखिए हिदायत का मतलब चेतावनी होता है, जिम्मेवारी शिष्टाचार निवेदन तो होता नहीं है। हिदायत के मतलब ही होता है चेतावनी कि हम आपको हिदायत देते हैं कि बढ़िया से पढ़ाई कीजिए आप सफल होइएगा। इसी को हम कह सकते हैं कि हम आपको चेतावनी देते हैं बढ़िया से पढ़ाई कीजिए नहीं तो आप असफल हो सकते हैं, है ना जी। तो चेतावनी को हम कह सकते हैं कि हिदायत होता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल को इसमें 21 की ओर बढ़े। कुछ में 21 करता है प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, यह साहित्य की परंपरा का क्या है। तो यहाँ पे कुछ में 21 का राइट आंसर मूर्त ज्ञान के साथ चला जाएगा। आइए अगला सवाल उसमें 22 को देखते हैं। कहता है रोन नदी के दूसरी ओर आविनियो एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा गया है आयोनियो चैप्टर में से पूछा गया है और इसका जो नाम दोस्तों बताया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में वे है विलनौ आविनियो। यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला सवाल साहनेज शब्द का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 23 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ सुधीर वाहों में साह जो होता है यही आपका साहनेज शब्द का अर्थ होता है। उसके बाद में कहता है कि लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। तो श्रीनिवास की बात करें तो क्वेश्चन 24 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ये कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को जल्दी फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुत ही जल्द हम आपके लिए वीवीआई मैथमेटिक्स का वीडियो लाने वाले हैं जो कि आपके 100% एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। कहता है कि साहित्य एकेडमी ने लेखक श्रीनिवास की कहानी संकलन संगण कथक लोगु को किस वर्ष पुरस्कृत किया है। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 1968 ईस्वी में। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 कहता है तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था। नजम्मा कहता है, मगम्मा की बेटी कहती है, नजम्मा की बेटा कहता है या रगप्पा कहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 वाला जो कथन है यह कहता है मगम्मा का बेटा कि तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। तो यह कथन है दोस्तों मगम्मा का बेटा का। यदि आपसे एग्जाम पेपर में पूछा जाए कि रगप्पा किस किस्म का व्यक्ति था तो याद रखिएगा रगप्पा जो है यह जुआरी किस्म का व्यक्ति था। उसके बाद में कहता है कि किस लेखक ने कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। ऑप्शन में दिया है ईश्वर पेटेलिकर, सुजाता, सांवरदैया, सातकोड़ी होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ सातकोड़ी होता लेखक साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट होता है सातकोड़ी होता के द्वारा। अगला सवाल कहता है कि लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी। पहला तहसीलदार साहब के घर में, मुखिया के घर में, सरपंच के घर में या इनमें से कोई नहीं में। तो आप सभी के पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि लक्ष्मी एक औरत है जो तहसीलदार साहब के घर में काम किया करती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में कहता है ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन है। तो अच्युत है, केशव है, श्याम है, गुणनिधि है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में इसका नाम गुणनिधि बताया गया है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ गुणनिधि। उसके बाद में कहता है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है। काफ़ी ही लाजवाब एवं शानदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा। माँ चैप्टर का जो रचनाकार हैं ये ईश्वर पेटेलकर जी हैं। उसके बाद में आइए कुछ आप सभी को बता देते हैं यहाँ पे व्याकरण खंड का क्वेश्चन। व्याकरण खंड से भी आपके बहुत अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। यदि आप बढ़िया तरीके से व्याकरण पढ़ को नहीं जाइएगा तो हो सके तो आपके हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहता है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए हिंदी में स्वर होते हैं 11, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ।
अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है। याद रखिएगा, क का उच्चारण स्थान कर्ण से होता है और ये एक गुण व्यंजन है। च ज ये सभी एक गुण वाले व्यंजन होते हैं, लेकिन ड में देखिएगा तो नीचे एक बिंदु दिया गया है, तो ड एक गुण और ये बिंदु एक और मिलने के साथ ये द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ड हो जाएगा। उसके बाद में कहता है योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो जब योग ना होगा फिर भी वो साथ रह रहा है, मतलब वो अयोगवा है। उसके बाद में कहता है दोस्तों कि त का उच्चारण स्थान क्या होता है। आप सभी को हम बता दिए हैं कि यदि क ख ग घ वाला पूछा जाएगा तो कंठ हो जाएगा, है ना जी। तो कंठ तो इसमें पहले ही गलती है। च छ जब पूछेगा तालु हो जाएगा। त थ द ध पूछेगा दंत हो जाएगा। हमसे त ही पूछा गया है तो त का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है। दोस्तों यह अघोष की बात करें, य र ल नहीं है, लेकिन त आपका अघोष वर्ण कहलाता है। फिर कहता है कि एक ही ध्वनि जब द्वित हो जाए तो कौन सा ध्वनि कहलाती है। तो संयुक्त ध्वनि कहलाती है। शयन का आप सभी को संधि विच्छेद बताना होगा। तो जिस प्रकार का नयन आप बनाते हैं ने जुड़न, है ना जी, उसी प्रकार से शयन का बना दीजिएगा से जुड़न, और यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, से जुड़न इक्वल टू शयन। उसके बाद में है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। दोस्तों अशुद्ध बताना होगा। तालाब बिल्कुल सही है, दीपिका ये भी सही है, प्रज्वलित ये भी सही है। लेकिन आप ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पे दिया गया ज्योत्सना, और ज्योत्सना में आधा तो सौ नकना ऐसे होता है ना जी, लेकिन आपका पूरा त दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ज्योत्सना आपका अशुद्ध शब्द दिया गया है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में से अल्प विराम कौन सा है। देखिए अल्प विराम जो होता है ये एक इस प्रकार से कोमा दिया जाता है, इसी को हम लोग अल्प विराम कहते हैं। आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, इसे हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं। क्वेश्चन मार्क को हम लोग प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। ये डैश जहाँ पे लगा रहे इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों योजक चिन्ह। याद रखिएगा क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। और जहाँ पे लगा हो कोमा, कोमा की को ही हम लोग अल्प विराम कहते हैं। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद में कहता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। पहला है 5, 6, 7, 8। तो याद रखिएगा स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। गुण संधि, जन संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, है ना जी। तो ये 5 प्रकार के स्वर संधि के भेद होते हैं। अब कहता है कि इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा याद रखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति वस्तु स्थान के पूरे जाति भर का बोध होना तो वहीं पे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे हिमालय एक पहाड़ का नाम है तो ये आपका जातित्व का बोध तो कराता नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मिठास को ना देखेंगे ना छुएंगे, केवल महसूस किया जाता है। तो जब भी कोई भी संज्ञा को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जब भी हम महसूस करते हैं तो वो आपका भाववाचक संज्ञा होगा। तो ए और सी तो ऐसा ही गलती होगा। दूध आपका लिक्विड होता है, मतलब द्रव होता है। जब द्रव के रूप में होगा जिसे मापा तोला जाता है तो किंतु तो नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी की बात करें तो नदी पूरे नदियों के नामों का बोध कराता है, यानी पूरे जाति भर का बोध कराता है। अतः हम कह सकते हैं कि नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। यदि आपसे पूछा जाए कि नदी में कोई नाम की जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, कोसी, कावेरी, सतलज, ये कौन सी नदी है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के नर अर्थात मादा जाति का बोध हो उसे ही हम लोग जेंडर अर्थात लिंग कहते हैं। वचन आप सभी को मालूम होगा, कारक के कुल 8 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाए उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अलस वाले नाखून शब्द में कौन सा लिंग है। देखिए नाखून बढ़ गए, नाखून में आपका ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग भयलिंग क्या होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब कहता है कि तत्सम शब्द क्या है, पहचानने वाली बात है। देखिए तत्सम कहते किसे हैं, तो जो शब्द हिंदी के वाक्य में संस्कृत से आते हैं उसे ही हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे कि ओष्ठ, ओष्ठ एक प्रकार का संस्कृत होता है और संस्कृत का भी यूज हम लोग हिंदी में करते हैं। जैसे कि ओष्ठ, तो ओष्ठ का हिंदी होगा ओठ, तो तत्सम होगा आपका ओठ और ओष्ठ हो जाएगा, और होठ जो हो जाएगा ये आपका तद्भव हो जाएगा। अब कहता है कि प्रियतम का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो दोस्तों प्रियतम में केवल आपको आकार लगा देना है, तब प्रियतम का स्त्रीलिंग जो रूप हो जाएगा प्रियतमा हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं, कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। यहाँ से किस कारक का उदाहरण है। देखिए संप्रदान को के लिए ये तो गलती हो गया, संबंध का के की ये भी गलती। ऑप्शन बी में दिया है करण, इसमें तो से आता है। आपादान, इसमें भी से आता है। जहाँ पे अलगाव हो आपादान लगाते हैं, लगाव हो करण कारक लगाते हैं।
तो सातों की संगति से, और सातों की संगति यानी साथ में रहने से, तो यहाँ पे जब लगाव हो रहा है तो करण कारक आंसर मार देंगे। अब है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होती हैं, तो हिंदी में कुल 11 नहीं बल्कि 10 सर्वनाम होते हैं, है ना जी। अब कहता है कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि मैं घड़ा भरता हूँ, ये क्रिया का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये सकर्मक क्रिया है। क्या है कि इसमें कर्म है, कह रहा है कि मैं भरता हूँ क्या चीज़, तक घड़ा, यहाँ पे कर्म आ गया ना, तो सकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक क्रिया क्या होता है कि जिसमें कर्म होता ही नहीं है। द्विकर्मक का मतलब होता है जिसमें 2 कर्म होते हैं। अब कहता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। देखिए भूतकाल के दोस्तों 5 भेद होते हैं। आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मध्य भूत, ऐसे करके होते हैं पूरे 5 भेद। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अब कहता है कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। अब कहता है दोस्तों कि घोटक शब्द है, तो घोटक क्या है, तो घोटक का तो मतलब घोड़ा होता है, और घोटक यहाँ पे आपका संस्कृत का वर्ड आ गया है। जब भी संस्कृत का वर्ड आए देखते ही तत्सम लगा दीजिए, क्योंकि हिंदी वाक्य में जो शब्द संस्कृत से आते हैं उसी हम लोग तत्सम कहते हैं। अब कहता है कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है, दोस्तों 5 होती है। अब है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है, तो शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, शब्द के अंत अर्थात बाद में जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। अगला सवाल को समस्या कहता है कि इनमें से देशज शब्द कौन सा है। आग आपका देशज नहीं है, फूल चतुर्दशी तो या तत्सम मिल गया, लेकिन चिड़िया है, चिड़िया आपका देशज शब्द कहलाता है। उपनिवेश में हमें उपसर्ग बताना होगा, तो उपनिवेश में उप आपका उपसर्ग लगा होता है। बोली में कौन सा प्रत्यय है, तो बोली में आपका ये बड़ी ई प्रत्यय है। निश्चय का विशेषण आपका निश्चित हो जाता है ना जी। उसी प्रकार से लोक का लौकिक, दिन का दैनिक हो जाता है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो प्रति यहाँ पे लगा हुआ है अव्यय, तो राइट आंसर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद में किसी ना किसी तरह यह पदबंध किसका उदाहरण है, तो विशेषण का पदबंध है। क्या है कि इसमें कोई क्रिया कोई काम हो नहीं रहा है, कोई भी इसमें नाउन अर्थात संज्ञा है नहीं, क्रिया की विशेषता भी नहीं बता रहा है, तो ये आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। अब कह रहा है कि मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह आपका मिश्र वाक्य है। चांद पे थूकना मुहावरे का अर्थ होता है कि व्यर्थ में निंदा करना। उसके बाद में कि सुलभ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो दोस्तों सुलभ का होता है दुर्लभ। उसके बाद में कहता है तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द तड़ाग होता है। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध बताना होगा, तो उज्ज्वल, प्रेयसी, संन्यास, साप्ताहिक, तो यहाँ का प्रेयसी नहीं बल्कि उज्ज्वल आपका अशुद्ध है, क्या है कि उज्ज्वल गलती लिखा गया है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो उसने जल्दी घर जाना था, यही आपका अशुद्ध हो जाएगा। उद्योग का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो उत जोड़ योग होता है, और उत जोड़ योग यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि स के उच्चारण से जिह्वा किसे स्पर्श करती है, तो दोस्तों तो स आपका मूर्धा को स्पर्श करती है। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप मेहतराइन होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अंधी पीसे कुत्ते खाए मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों, तो मूर्ख की कमाई दूसरे खाते हैं। उसके बाद में कहता है कि यह कोई नया काम नहीं है, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, तो यह कोई नया काम थोड़ी है। ये कब कोई व्यक्ति बोलेगा, जब उसको मालूम होगा कि यह कोई नया काम नहीं है। संबंध तो बताया नहीं जा गया है, निजवाचक निजी व्यक्ति है नहीं, प्रश्न कर नहीं रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मोहन खाता है किस कारक का उदाहरण है, तो मोहन खाना को खाता है, को यहाँ पे लुप्त है, तो ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। फिर कहता है कि चादर का स्त्रीलिंग रूप दोस्तों चादर पुल्लिंग होता है। च का उच्चारण स्थान आपको मालूम ही होगा कि च का उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु या मूर्धा कर सकते हैं। अ ई उ री ये कौन से स्वर है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के हिंदी का 1 से लेकर 100 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके हिंदी के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए मैथ के VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।